हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में फर्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है इसका इंट्रोडक्शन हम करने वाले हैं आज। तो बेटा दो लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनकी क्वेश्चनिंग चल रही है आपस में, आप ध्यान से सुने उस चीज को। तो यहाँ पे सपोज मान लो कि मैं आंसर कर रहा हूँ और आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, आपके बेसिस पे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। अब आप पूछते हो कि सर मैनेजमेंट क्या होती है, सर मैनेजमेंट क्या होती है। तो बेटा मेरा सिंपल सा आंसर, व्हाट अ मैनेजर, सॉरी व्हाट नहीं, व्हिच अ मैनेजर डज, व्हिच अ मैनेजर, व्हिच अ मैनेजर डज। मैनेजमेंट क्या होती है, आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा जी मैनेजमेंट का मतलब है जो भी काम एक मैनेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि सर मैनेजर करता क्या है। मैंने कहा जी मैनेजर जो है, मैनेजर पांच फंक्शंस को परफॉर्म करता है। मैनेजर विल परफॉर्म Manager will perform 5 functions। तो मैंने आपको बोला कि मैनेजर 5 फंक्शन परफॉर्म करता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे नंबर फर्स्ट पे जो है वो है प्लानिंग, फिर उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग, उसके बाद है डायरेक्टिंग और लास्ट में है कंट्रोलिंग। पहला क्वेश्चन पूछा गया था सर मैनेजमेंट क्या है, तो मैंने आपको उसका आंसर दिया। मैनेजमेंट का मतलब वो है बेटा जो भी काम एक मैनेजर करता है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो फिर आपने पूछा कि सर मैनेजर करता क्या है, तो मैंने आपको बताया जी मैनेजर जो है वो 5 फंक्शन परफॉर्म करता है। वो फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब क्वेश्चन आया आपका कि सर मैनेजर ये 5 फंक्शन परफॉर्म करता क्यों है, मैनेजर ये 5 फंक्शन परफॉर्म करता क्यों है। तो ये 5 फंक्शन जो परफॉर्म करता है ये सिर्फ इसलिए करता है ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन मोस्ट effective and efficient manner। आपने पहले पूछा कि सर मैनेजमेंट क्या है, मैंने आपको बता दिया। मैनेजमेंट का मतलब जो भी काम एक मैनेजर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे। फिर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर मैनेजर करता क्या है, तो मैंने आपको बताया कि मैनेजर 5 फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसके अंदर पहला आता है प्लानिंग, दूसरे नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरे नंबर पे आता है आपका स्टाफिंग, चौथे नंबर पे डायरेक्टिंग और पांचवें नंबर पे कंट्रोलिंग। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि सर वो ये 5 फंक्शन परफॉर्म करता क्यों है, तो मैंने बोला ताकि वो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में, ताकि एकदम सही तरीके से उसको यूटिलाइज कर सके, इसलिए करता है। तो अब आपने पूछा कि सर ये जरूरत आई क्यों, मैनेजर को रखना ही क्यों है। बेटा मैनेजर को रखना इसलिए पड़ता है क्योंकि जहां पे ज्यादा लोग काम करते हैं, क्योंकि बेटा देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो, आज के टाइम में कोई भी बिजनेस जो है अगर वो काम कर रहा है अच्छे स्केल पे, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करते हो, बढ़ाते हो, तो सारे के सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। सारे के सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉइज को यानी कि मैन पावर को लेके आना पड़ेगा, एम्प्लॉइज को लेके आना पड़ेगा ताकि वो आपके लिए काम करें। अब जब वो एम्प्लॉइज को आप अपॉइंट करोगे तो उस टाइम पे इस चीज को बहुत ढंग से चला पाना कि वो सारे के सारे सही तरीके से और आपके ही उद्देश्य के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, आपके ही गोल के लिए काम करें, ये काम कर पाना बहुत टफ है।
क्योंकि सब लोगों की सोच अलग अलग होती है। जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे, जितने भी लोग आपकी कंपनी के अंदर काम करेंगे, सबकी सोच अलग अलग होगी। तो उनके अंदर कई बार ऐसा होगा कि डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे, कई बार ऐसा होगा कि एक ही काम को दो लोग कर देंगे, और कई बार ऐसा होगा कि एक काम जो होगा वो कोई करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो कहेगा जी मेरे को लगा वो कर देगा, वो कहेगा जी मेरे को लगा वो कर देगा। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि मेरे को तो बोला ही नहीं था आपने करने के लिए, मेरे को लगा वो कर देगा इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, जितने एम्प्लॉइज आपने इकट्ठे कर लिए वो लोग काम नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो उन एम्प्लॉइज को काम करवाने के लिए आपका जो गोल है, आपने जो ऑब्जेक्टिव, आपने जो उद्देश्य है, आपने जो मोटिव सेट किया हुआ है, उस मोटिव को पूरा करने के लिए उनसे काम करवाना पड़ेगा। और उनसे काम करवाने के लिए आपको पहले से सब कुछ सोच के रखना पड़ेगा, तभी वो ये 5 फंक्शन परफॉर्म करता है। वो क्या करता है मैनेजर, जो भी काम करना है उसकी सारी की सारी पहले से ही सोच लेता है सब कुछ। तो उस फंक्शन का नाम क्या होता है? प्लानिंग। उस फंक्शन का नाम क्या होता है? प्लानिंग। जब वो ये सारी बातें सोच रहा होता है तो वो एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, तब वो एक काम कर रहा होता है। वो काम क्या होता है? ये सोचने का कि हमने काम करना क्या है, उस काम को करना कैसे है, काम करना क्या है, काम को करना कैसे है, और उस काम को करेगा कौन, ये वो सोच रहा होता है। कौन से फंक्शन के अंदर? प्लानिंग के अंदर। बेटा अब उसने, मैनेजर ने ये सोच लिया कि हमने ये काम करना, हमने स्कूल खोलना, हमने एकेडमी खोली, हमने एक एकेडमी खोलनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अभी फिलहाल देख, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने एक एकेडमी, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और उस बिजनेस के लिए वो क्या प्लानिंग कर रहा है कि बिजनेस जो आप एकेडमी स्टार्ट करने वाले हो उसके अंदर हम कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक पढ़ाएंगे। तो मैंने बोला जी हम फर्स्ट से लेके 12th तक पढ़ाएंगे। फिर उसने बोला कि सर फर्स्ट से लेके 12th तक हम पढ़ाएंगे तो इसके लिए हमारे को टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। ये सब कुछ वो प्लानिंग के अंदर बता रहा है कि सर अगर हम एकेडमी खोलेंगे तो हमारे को एक बिल्डिंग चाहिए होगी, चेयर्स चाहिए होगी, व्हाइट बोर्ड चाहिए होगा, मार्कर चाहिए होगा, टीचर्स चाहिए होंगे। तो वो सब कुछ ये प्लान कर, ठीक है बेटा। इसके बाद वो क्या करेगा, जो भी उसने प्लान किया है उसके लिए जो जो चीजें, यानी कि जो जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा। बेटा मैंने पहले सोच लिया कि मेरे को बिजनेस करना है, अब दूसरे नंबर पे मैं क्या काम करूंगा, उस बिजनेस को करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, जिन जिन चीजों की जरूरत है उनको मैं इकट्ठा करना स्टार्ट करूंगा। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। अब क्या हुआ, चीजों को इकट्ठा कर लिया, आपने एकेडमी बना दी, आपने जो प्लान किया था आपने एकेडमी बना दी, बिल्डिंग ले ली, आपने बेंच ले लिए, आपने व्हाइट बोर्ड ले लिए, मार्कर ले लिए, टेबल्स ले ली, चेयर्स ले ली, सब ले लिए। अब आपको क्या देखना है? अब आपको ऑर्गेनाइज करने के बाद अब आपको यह देखना है कि उस काम को चलाने के लिए कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, और उसके अंदर आप ये भी देखोगे कि कौन सा पर्सन, कौन सा एम्प्लॉय या कौन सा पर्सन किस जॉब के लिए कैपेबल माना जाएगा। जैसे सपोज हमने बोला कि हमारे को साइंस का टीचर चाहिए, तो जो पर्सन बीटेक होगा, जो साइंस स्ट्रीम से होगा, बीटेक होगा या बीएससी होगा, वो हमारे काम को आके साइंस के टीचर की पोस्ट को परफॉर्म कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, जो सही बंदा मिलेगा उसको सही जॉब के ऊपर रख दूंगा, सही जॉब उसको मैं वहां पे दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाती है। जैसे सपोज आपने साइंस का टीचर अपॉइंट कर लिया, या मेरे को ही लगा लो, मेरे को स्कूल वालों ने अपॉइंट कर लिया। अब वो क्या करेंगे, अब वो मेरे को बुलाएंगे और बोलेंगे पंकज जी आपको 2 लेक्चर +2 कॉमर्स में जाके लेने हैं, 2 लेक्चर +1 कॉमर्स में जाके लेने हैं। और वो टाइम टू टाइम क्या करेंगे, मेरी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट भी करते रहेंगे कि क्या ये जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ऐसा होता भी है, आप लोगों से आगे पूछा जाता है कि क्या सर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे।
अब साथ ही साथ अगर मेरी कोई गलतियां होंगी तो वो मेरे को आके बताएंगे, और अगर मैं कहीं पे ऐसा लगता है कि मेरी कुछ कमी है और मैं इंप्रूव नहीं करना चाहता, तो वो उसके लिए मेरे को मोटिवेट करेंगे। तो ये काम क्या होता है, डायरेक्टिंग का। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर आपको क्या करना है, कंट्रोलिंग के अंदर आपको ये देखना है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ। जो ऑब्जेक्टिव आपने, सपोज मैंने एकेडमी स्टार्ट करते टाइम ये ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि 100 स्टूडेंट को हमने पढ़ाना, 100 स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाना ही पढ़ाना। तो मेरा ऑब्जेक्टिव था 100 स्टूडेंट का, कि मैंने ये सोचा था कि मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या एक्चुअल में हमारे पास 100 बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर 100 से कम बच्चे आ रहे हैं, सपोज 90 बच्चे आ रहे हैं, तो मैं रीजन ढूंढूंगा कि वो 10 बच्चे क्यों नहीं आए। वो काम किसके अंदर हो जाता है, कंट्रोलिंग के अंदर। तो बेटा हम जो मैनेजमेंट का जो ये टॉपिक करेंगे, इसको करने का रीजन सिर्फ यही था कि जो ह्यूमन वांट्स थी, जो हमारी नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन वांट्स को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है। ये आप इको में पढ़ चुके हो कि हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और जो उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज है, जो साधन है वो लिमिटेड है। तो कोई भी एक बिजनेस हमारी सारी की सारी वांट्स को, हमारी सारी की सारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। जो एक बिजनेस है वो अकेला बिजनेस सारी की सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। मानते हो आप इस चीज को? और एक पर्सन सारे के सारे बिजनेस को चला भी नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से मैनेजमेंट की नीड अराइज हुई कि काफी सारे लोग आके मिलके काम करेंगे। उन लोगों को अगर ढंग से हमने सब कुछ बताया नहीं और उनके काम को ढंग से हमने चेक नहीं किया, उनकी गलतियों को नहीं बताया, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रह जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो बिजनेस होता है, जो कंपनीज होती हैं जो बड़े स्केल पे काम कर रही हैं, जहां पे कुछ ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, सपोज 2 लोग 4 लोग 5 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, वहां पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। मतलब कि जहां पे भी ग्रुप एक्टिविटी होगी, जहां पे भी ग्रुप एफर्ट लगेगा, जहां पे भी एक ग्रुप के अंदर लोग काम करेंगे, वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत आएगी ही आएगी। वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत आएगी ही आएगी। अब मान लो जैसे अगर मैं क्रिकेट खेलने गया, मैं मैच खेलने गया, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, और क्रिकेट अगर मैं अकेला खेल रहा हूं, तो मैनेजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन वहां पे अगर मेरे साथ और प्लेयर्स भी ऐड है, मेरी एक टीम बनी हुई है, तो वहां पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट क्या करनी पड़ेगी कि जब हम फील्डिंग पे खड़े होंगे, जब हमारी फील्डिंग आएगी, दूसरे लोग खेल रहे होंगे, हम फील्डिंग कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको मैं उनके काम समझा दूंगा कि आपको विकेट के पीछे खड़ा होना है, आपको बाउंड्री के पास खड़ा होना है, आपको लेफ्ट साइड पे खड़ा होना है, आपको राइट साइड पे खड़ा होना है। ठीक है बेटा, आपको बॉलिंग करनी है, ये सब कुछ हम उनको बताएंगे। तो ये सारा काम जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट असल में है क्या, मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट असल में एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट असल में एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेट ऑफ फंक्शन है, एक सेट है फंक्शंस का, वो परफॉर्म किया जाता है। और वो फंक्शंस आपको बताए दिए हैं, वो फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। और इन फंक्शंस को परफॉर्म इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो भी काम है उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर के अंदर कर दें। इस रीजन की वजह से मैनेजमेंट को किया जाए। सर ये आप बार बार इफेक्टिव और एफिशिएंट बोले जा रहे हो बारी बारी, ये है क्या सर? बेटा अभी बताता हूं इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या होता है। इफेक्टिव और एफिशिएंट होता क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूं। इफेक्टिव और एफिशिएंट
ये दो वर्ड्स हैं, ये होता क्या है? अफेक्टिव का मतलब जो डन ऑन टाइम, मतलब कि जो भी आपको काम दिया गया था वो आपने ऑन टाइम कर दिया, टाइम पे कर दिया वो काम, तो आपको ये बोला जाएगा कि आप अफेक्टिव हो। जैसे कि सपोज मेरे को बोला गया मैनेजमेंट ने ये बोला मेरे को कि आप ऐसा करो, मेरे को 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दो 1 हफ्ते के अंदर अंदर। उन्होंने मेरे को बोला कि आप हमारे को 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दो, 1 वीक का टाइम है आपके पास, 1 हफ्ते का टाइम है। अगर मैं वो 1 करोड़ 1 हफ्ते के अंदर अंदर इकट्ठा करके दे देता हूं, कलेक्ट करके दे देता हूं, तो मैं क्या हूं? अफेक्टिव हूं। कि जो मेरे को काम बोला गया था वो काम अगर मैंने सही टाइम पे कर दिया तो मेरे को क्या बोलेंगे कि मैं अफेक्टिव हूं। तो अफेक्टिव का मतलब क्या है कि जो भी आपको काम अपॉइंट किया जा रहा है आप उसको टाइम के ऊपर कर देते हो, तो हम उसको बोलते हैं कि वो पर्सन हमारे क्या है? अफेक्टिव है। और एफिशिएंट का मतलब क्या है? एफिशिएंट का मतलब वर्क डन ऑन इट्स मिनिमम कॉस्ट। आपने जो काम किया हुआ है वो आपने मिनिमम कॉस्ट पे किया है, कम से कम लागत पे आपने किया है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। असल में मेरे को उन्होंने बोला 1 करोड़ इकट्ठा करके दो, 1 करोड़ उन्होंने बोल दिया। अब ये 1 करोड़ उन्होंने इकट्ठा करने के लिए बोला था मेरे को, मार्केट से मैंने उठाया 10% से, जबकि अगर मैं ये बैंक से लेता, अगर मैं ये पैसा बैंक से लेता तो ये मेरे को 8.5% पे मिल सकता था। अगर मैं किसी गवर्नमेंट बैंक से ये ट्राई करता तो मेरे को कितने पे मिल सकता था? 8.5% पे। मैंने कितने पे अरेंज करा? 10% पे। तो अब अगर मैंने ये काम जो है 8.5% पे हो सकता था, इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी थी? 8.5%। अगर मैंने इसको काम को करा 10% पे जाके, मतलब 1 करोड़ रुपया अगर मेरे को किसी से ब्याज पे उठाना था तो मेरे को मिनिमम वो 8.5% पे मिल सकता था, लेकिन मैंने उसको अरेंज कितने पे किया? 10% पे। मैंने उसको अरेंज कितने पे किया? 10% पे। तो मैं एफिशिएंट नहीं हूं। आप एफिशिएंट तब काउंट होंगे जिस टाइम के ऊपर आप मिनिमम कॉस्ट पे उस काम को कर दोगे। तो अगर आप उस काम को मिनिमम कॉस्ट पे नहीं कर पाते हो तो आप उसके लिए इफेक्टिव नहीं काउंट हो, सॉरी एफिशिएंट काउंट नहीं होगे। हाँ, अगर ये 8.5 पे हो सकता था और मैंने ये काम 8.5 पे ही कर दिया, 8.5% पे ही फाइनेंस अरेंज हो सकता था और मैंने भी अरेंज कितने पे कर दिया? 8.5% के ऊपर, तो उस केस में मैं क्या हो जाऊंगा? मैं एफिशिएंट हो जाऊंगा। तो मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या चाहिए? मैनेजमेंट के अंदर आपको दोनों चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर आपको इफेक्टिवनेस भी चाहिए और एफिशिएंसी भी चाहिए, इन दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। मतलब कि जो इफेक्टिव है उसका मेन फोकस टाइम के ऊपर होगा कि काम को टाइम के ऊपर कर दे, और जो आपका एफिशिएंट है वो काम को बहुत ही अच्छे ढंग से अपने रिसोर्सेज को कम से कम यूज करके अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करे। मतलब जो रिसोर्सेज है उनको वेस्ट ना करें। जो भी आपको रिसोर्सेज दिए गए हैं आप उसको अगर वेस्ट ना करो तो आप क्या कर रहे हो? उसको एफिशिएंट मैनर में काम कर रहे हो। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपको मैं मैनेजमेंट का मीनिंग बता देता हूँ। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है वही बुक के अंदर मीनिंग है। जो अभी हमने डिस्कस किया है वही बुक के अंदर मीनिंग दिया हुआ है। मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या? मैनेजमेंट का मतलब है इट रेफर्स टू द प्रोसेस, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस of conducting management is a process
of conducting a set of functions जिसके अंदर फंक्शंस क्या क्या होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये आपके फंक्शंस होंगे वहां पे टू गेट द वर्क डन in effective and efficient manner. ये आपकी मैनेजमेंट की डेफिनेशन है. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग. प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है बेटा? प्रोसेस का मतलब ही वहां पे क्या है, जिसके अंदर आपको प्रोसेस के अंदर सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं. प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है? प्रोसेस का मतलब ही क्या है, जिसके अंदर सेट ऑफ फंक्शन है या सीरीज ऑफ फंक्शन है जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस. तो मैनेजमेंट असल में एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक सीरीज या एक सेट ऑफ फंक्शंस को आप परफॉर्म करते हैं. और जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जितने भी फंक्शंस आपको परफॉर्म करने होते हैं, जैसे वो गिवन होंगे उसी वे में आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसी सीक्वेंस में आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे. यानी कि इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा वो प्लानिंग ही होगा. नंबर 2 पे जो फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा उसको आप ऑर्गेनाइजिंग ही बोलेंगे. नंबर 3 पे जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसको स्टाफिंग. नंबर 4 पे जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसको डायरेक्टिंग. और नंबर 5 पे जो हम करेंगे उसको बोलेंगे कंट्रोलिंग. मतलब मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस है. प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बताया जिसके अंदर आपको सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं और ये जो भी फंक्शंस होंगे आपको सीक्वेंस में ही परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि अपने काम को ताकि जो हमारा वर्क है वो हम इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर के अंदर पूरा कर लें. ये आपका मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट का मीनिंग ये है. यहां पे नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो इसको. ठीक है बेटा. अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इन फंक्शंस के बारे में. एक एक दो लाइनों में, एक एक वर्ड में, जैसे भी होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं. जो आपके फंक्शंस हैं, फंक्शंस में नंबर 1 पे आपका आता है प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब है थिंकिंग इन एडवांस. जो आपका प्लानिंग फंक्शन है उसका मतलब क्या होता है? थिंकिंग एडवांस. अगर हम किसी चीज को एडवांस में सोच रहे हैं तो हम प्लानिंग कर रहे हैं. जैसे अभी आपकी 12th होने के बाद आप बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, आप एमएम कॉलेज में जाओगे या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे या आप एलपीयू में जाओगे. अगर आप अभी 12th करते टाइम अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोच रहे हो, मतलब कि एडवांस में आप प्लानिंग कर रहे हो, एडवांस में आप सोच रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं. ठीक है. जैसे अभी आप सोच रहे हो ना कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद हम स्कूल जाएंगे, स्कूल जाके हम ये करेंगे, स्कूल जाके हम वो करेंगे, तो वो प्लानिंग है. नंबर 2 पे आपका जो है उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग. उसका नाम क्या है? ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस. जो आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप एडवांस में सोच रहे हो, उस काम को करने के लिए जो भी रिसोर्सेस, जो भी आपको सामान चाहिए, जो भी आपको रिसोर्सेस चाहिए, उनको अरेंज करने का काम हम कहां पे करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. नंबर 3 पे आपका आ जाता है स्टाफिंग.
नंबर 3 पे आ जाएगा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है फिलिंग एंड कीप filled the job with right person. Filling and keep filled the job विथ राइट पर्सन। स्टाफिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपका काम है, उस काम को करने के लिए जो भी राइट पर्सन है उसको एक तो आप अपॉइंट करोगे, साथ ही साथ ट्राई ऐसा करोगे कि वो आपके काम पे, आपकी जॉब के ऊपर रुका रहे। वो बार बार आप उस जॉब के ऊपर जो भी पर्सन है उसको कंटिन्यूअस चेंज नहीं करोगे। आप क्या करोगे, फिलिंग एंड कीप फिट द जॉब विथ राइट पर्सन। जो भी आपकी जॉब है उसको आप सही पर्सन के साथ पूरा का पूरा भरा रखोगे, मतलब उसको हटाओगे नहीं, बार बार चेंज नहीं करोगे। नंबर 4 पे आपका आ जाता है डायरेक्टिंग। नंबर 4 पे आपका क्या आ जाता है, डायरेक्टिंग। नंबर 4 पे आपका आ जाएगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है सर? डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? डायरेक्टिंग जो है बड़ा ही ब्रॉड फंक्शन है। इसके अंदर जो आपका काम, डायरेक्टिंग के अंदर हम काफी सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि डायरेक्शंस प्रोवाइड करना, उनको एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, उसके बाद उनको सुपरवाइज करना, उसके बाद लीडरशिप, ठीक है, और आप बोलते हो इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज एटसेट्रा। मतलब कि क्या होगा, देखो बेटा, स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टाफ है उसको अपॉइंट कर लेते हैं। जो भी वैकेंसीज हैं उसके ऊपर जो भी लोग चाहिए वो लोग अपॉइंट कर लिया आपने स्टाफिंग के अंदर। डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो भी हम उनसे काम करवाना चाहते हैं, जो भी हम उनसे काम करवाना चाहते हैं उस काम के बारे में उनको बताएंगे और बताएंगे कि उस काम को करना कैसे है। अब उसके अलावा हम उनको, जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनको कॉन्टिन्यूअस मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने का मतलब यही है ताकि वो अपने काम को काफी अच्छे ढंग से करते रहें। मोटिवेट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है मॉनेटरी इंसेंटिव देके, एक ऑप्शन होता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देके। मॉनेटरी इंसेंटिव का मतलब हम उनको एक्स्ट्रा पे देके, ओवर टाइम देके, किसी भी तरीके से पैसे देके, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पैसे देके हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, मॉनेटरी इंसेंटिव हो जाएगा। और नॉन मॉनेटरी में क्या हो जाएगा, जिसमें पैसा ना देके उनको हम आप ये बोल सकते हो कि रिस्पेक्ट देके या रिगार्ड देके हम उस चीज को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर एक एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो उसको हमने असेंबली के अंदर बुला के उसको कोई अवार्ड दे दिया, या किसी मीटिंग के अंदर उसकी प्रेज कर दी, उसका एग्जांपल उठा के दे दिया, तो वो एक टाइप का नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा सुपरवाइज करना, सुपरवाइज करने का मतलब क्या है, जैसे आपको बता दिया गया कि आपको ये काम करना है, उसके बाद आप कॉन्टिन्यूअस उनके काम को देखो। अगर वो कहीं पे गलतियां कर रहे हैं, कहीं पे वो गलतियां कर रहे हैं, तो उन गलतियों को आप इंप्रूव करो, उसको हम बोलते हैं सुपरवाइज करना। ठीक है, सुपरविजन इसके अंदर आता है। उसके बाद है लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर एज अ लीडर वो आपके सामने खड़े होते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, मतलब उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट या परफॉर्मा प्रिपेयर करना कि जो भी उन्होंने काम किया है वो काम जो है वो उन्होंने अच्छा किया, उनको पॉइंट्स एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं
हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, हम उनका टेस्ट लेके, टेस्ट लिया, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है तो उनकी हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि अगर कोई हमारे से उसके बारे में पूछे तो हम कॉन्टिन्यूअस बता सकें कि ये स्टूडेंट इंप्रूव हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका जो लास्ट फंक्शन है उसका नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होगा, जो आपका लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के अंदर क्या करेंगे हम, कंपैरिजन, क्या करेंगे हम, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट, या रिजल्ट की जगह आप रिजल्ट की जगह वर्ड यूज करें परफॉर्मेंस। मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब है यहाँ पे आप स्टैंडर्ड को बोल सकते हो प्लान्ड, जो भी आपकी प्लान्ड परफॉर्मेंस थी, आपने प्लान किया था 100 स्टूडेंट्स का, आपने प्लान किया था 100 स्टूडेंट्स का कि हम 100 स्टूडेंट ऐड कर लेंगे, एक्चुअल में आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, आपके पास एक्चुअल में स्टूडेंट है 91 स्टूडेंट्स। तो अब ये जो काम किया जाता है, ये काम किसमें किया जाता है, कंट्रोलिंग के अंदर। तो जो आपका स्टैंडर्ड था वो मोर देन एक्चुअल था, जो आपका स्टैंडर्ड था वो मोर देन एक्चुअल परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो कि जो आपने प्लान किया था वो 100 स्टूडेंट थे और जो आए हैं वो कितने हैं, 91, एक्चुअल में 91 स्टूडेंट हैं। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमने प्लान किया था परफॉर्मेंस, उन दोनों को अगर वो सेम है तो अच्छी बात है, अगर वो सेम नहीं है तो उसके सेम ना होने के या जो उनके बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के रीजंस को फाइंड आउट किया जाता है कंट्रोलिंग के अंदर। ठीक है बेटा, थैंक यू।